नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कंप्यूटर से देश भर के किसानों को राहत दी है। पीएम मोदी ने किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त भेजी है। वहीं इससे उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके खाते में डीबीटी के माध्यम से 4,314 करोड़ 26 लाख रुपए भेजे गए हैं। यूपी के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की इससे पहले 90,354 करोड़ 32 लाख की धनराशि भेजी जा चुकी है। योजना की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसमें पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किश्तों में दिए जाने की व्यवस्था है। बता दें कि पीएम किसान योजना की किश्त जारी करने के लिए हर बार एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किश्त जारी करते हैं और इसी के तहत आज 21वीं किश्त कोयम्बटूर से जारी की गई है और इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों से संवाद भी किया। कमिश्नरेट पुलिस ने 24 नवंबर से लखनऊ में धारा 163 लागू कर दी है, जो 15 जनवरी 2026 तक कुल 53 दिन जारी रहेगी। इस दौरान 5 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर रोक रहेगी। जेसीबी एलओ बबलू कुमार के मुताबिक गुरु तेग बहादुर साहब जी की जयंती, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष और मकर संक्रांति आदि पर्व को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है। ऐसे में बिना अनुमति निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। सरकारी कार्यालय और विधान भवन के आसपास 1 किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं प्रदेश में अब तक 50% मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग हो चुकी है, यानी इन मतदाताओं को वोटर बनने के लिए अब कोई प्रमाण नहीं देना होगा। और यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि प्रथम चरण का एसआईआर 4 दिसंबर तक जारी रहेगा और सभी 15.44 करोड़ मतदाताओं की गणना फॉर्म बांटने का काम चल रहा है। मतदाता सूची का मसौदा यानी ड्राफ्ट 9 दिसंबर को प्रकाशित होगा। दिल्ली के एक विशेष पीएमएलए अदालत ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय हिरासत में भेज दिया है। साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशन जज शीतल चौधरी प्रधान के घर में रात 11 बजे पेश किया गया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने मध्य रात्रि बाद अपने चैम्बर में सुनवाई कर यह आदेश पारित किया। साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशन जज शीतल चौधरी प्रधान के घर में रात 11 बजे अल-फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक को पेश किया गया था। रिमांड आदेश में अदालत ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फर्जी मान्यता दावे करने और अल-फलाह विश्वविद्यालय से प्राप्त धन को अन्य हस्तांतरित करने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संलिप्त होने का पर्याप्त आधार मौजूद है। ईडी ने सिद्दीकी को 18 नवंबर 2025 की देर रात पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। अदालत ने माना कि यह धनराशि धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के प्रयोग से सीधे प्राप्त हुई थी, जो पीएमएलए की अनुसूची में शामिल अपराध है। इसलिए हिरासत में पूछताछ को उचित ठहराया गया। जावेद अहमद सिद्दीकी अब 13 दिन की ईडी की हिरासत में रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अधिकारियों को 2 टूक हिदायत दी है कि पुलिस से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान दिए। सीएम योगी ने जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद में विलंब और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय है। किसी पीड़ित की समस्या के समाधान में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निराकरण कराया जाए और किसी स्तर पर जानबूझकर प्रकरण को लंबित रखा गया है तो संबंधित की जवाबदेही तय की जाए। सीएम योगी ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का वे प्रभावी निस्तारण कराएंगे। उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही 2 टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि नया उत्तर प्रदेश अपराध को स्वीकार नहीं करता और अगर लूट या छिनैती की कोई घटना होती है तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल में लंगड़ाता हुआ दिखाई देता है। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि आज आप देख रहे हैं कि कहीं भी अपराध नहीं हो रहा है और अगर लूट या छिनैती की कोई घटना होती है तो कुछ ही घंटों में अपराधी लंगड़ाता हुआ जेल में दिखाई देता है। यह नया उत्तर प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता। अपराधियों को यह एहसास दिलाया जाता है कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम आदित्यनाथ गोरखपुर जिले में उन्नत क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के उद्घाटन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि नया उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की मांग कई दिनों से चल रही थी और यह 50 साल पुरानी मांग है और इसे पहली बार 1970 में उठाया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। हमने 2020 में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और अब तक 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जा चुकी है। यह पुलिस आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है।
50 साल पुरानी ये मांग थी। 1970 में पहली बार ये मांग उठी थी, नहीं लागू हो पाई और हम लोगों ने 2020 में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब तक 7 जिले ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर चुके हैं। ये पुलिस की मॉडर्नाइजेशन का उसका एक पार्ट है। सेफ सिटी के लिए 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में देश के सभी राज्यों को आदेशित किया था, लेकिन इस पे अनिर्णय का शिकार बना हुआ था पूरी मशीनरी। हम लोगों ने आकर के आज प्रदेश के अंदर 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को सेफ सिटी के रूप में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ते हुए आज 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा करके उस पूरी की व्यवस्था को एकदम सुरक्षित बना दिया है। आज आप देखते होंगे पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट तृतीय विनोद कुमार की अदालत ने रामनगर थाना क्षेत्र में 11 महीने पहले 8 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में इरशाद को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को मिलेगी। सजा सुनाते वक्त अदालत ने तलक टिप्पणी की और इरशाद को वहशी बताया। अदालत ने कहा कि दोषी ने पहले बच्ची से दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी, इसके बाद पत्थर से कूच दिया। ऐसा मनुष्य नहीं कर सकता। इरशाद वहशी प्रवृत्ति का है, ऐसा व्यक्ति समाज के लिए खतरा है और उसे खुले में छोड़ना समाज के लिए घातक होगा। इरशाद ने निर्ममता की सारी हदें पार की हैं और बच्ची को असहनीय पीड़ा दी, इसलिए फांसी की सजा दी जाती है। अभियोजन के मुताबिक 8 साल की बच्ची को 24 दिसंबर 2024 को रामनगर थाना क्षेत्र से उस वक्त अगवा किया गया था जब वह मच्छर मारने वाला कॉइल लेने दुकान पर जा रही थी। पिता की तहरीर के आधार पर रामनगर थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और मामले की छानबीन शुरू की थी। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा हुई है। आजम खान ने कोर्ट से A कैटेगरी की जेल की मांग की है, जबकि रामपुर जेल B कैटेगरी में आती है। रात आजम ने घर से कंबल की मांग की और जब जेल प्रशासन ने उनसे मना किया तो आजम खान नाराज हो गए। जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि आजम और उसके बेटे अब्दुल्ला ने घर से कंबल की मांग की थी। परिवार के लोग उन्हें रात में कंबल देने भी पहुंचे, लेकिन जेल नियमों के अनुसार उन्हें वापस कर दिया गया। उन्होंने बताया कि रामपुर जेल B कैटेगरी की है और आजम को जेल में बना खाना दिया गया। जेल सूत्रों के अनुसार आजम ने जेल स्टाफ से घर के कंबलों की मांग की थी। मना करने के दौरान आजम जेल स्टाफ पर नाराज भी हुए। आजम बैरक नंबर 1 में बंद है। रामपुर जेल प्रशासन ने कोर्ट को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में सुरक्षा का हवाला दिया गया है और अब कोर्ट को तय करना है कि आजम और अब्दुल्ला आजम खान रामपुर जेल में रहेंगे या फिर दूसरी जेल में शिफ्ट होंगे। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के ओबरा क्षेत्र स्थित बिल्ली मारकुंडी खदान में 15 नवंबर को हुए भूस्खलन हादसे के बाद लगातार चला रेस्क्यू ऑपरेशन अब समाप्त कर दिया गया है। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीएम बद्रीनाथ सिंह ने बताया कि अब तक मलबे के नीचे 7 शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने पुष्टि की है कि खदान की पूरी जांच करने के बाद अगर कोई शव या घायल व्यक्ति नहीं मिला, सभी टीमों ने पूरी संतुष्टि के बाद ही ऑपरेशन बंद किया है। एसपी अभिषेक वर्मा ने कहा कि यह सघन रेस्क्यू ऑपरेशन 72 घंटे तक चला ताकि मलबे के नीचे किसी और पीड़ित को खोजा जा सके। उन्होंने बताया कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है। घटना 15 नवंबर को शनिवार शाम हुई थी और ओबरा में एक पत्थर की खदान में भूस्खलन हुआ। दोपहर करीब 3 बजे एक पहाड़ी का हिस्सा ढह गया और मलबे के बड़े बड़े ढेर खदान क्षेत्र में गिर गए। खदान में काम कर रहे कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए थे। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एकदम से करवट ले लिया है। बीते कई दिनों से चल रही ठंडी पछुआ हवाओं के थमने के बाद मंगलवार से उत्तर प्रदेश में उत्तर पूर्व हवाएं चलने शुरू हुई हैं और इसके असर से प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में हल्की बढ़त और धूप में तपिश महसूस की गई है और इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में रात में हो रही आंशिक शीतलहर से मंगलवार को राहत मिली, लेकिन हवाओं के बदलने से प्रदेश में कोहरे का असर दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि अब अगले कुछ दिनों तक प्रदेश भर में दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि इस बीच सुबह, शाम और रात में ठंड बनी रहेगी, दिन में अच्छी धूप खिलेगी और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक दिन और रात के बारे में पारे में हल्के बढ़त भी देखने को मिलेगी। राजधानी में मौसम ने अचानक करवट लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब शाम से लेकर सुबह तक हल्का कोहरे का असर दिख सकता है।
तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।